महिला वर्ग और बालिका वर्ग का पहला ग्रुप केवल महिला वर्ग और बालिका वर्ग ही रहेंगे, उसमें पुरुष और बालक नहीं। ऐसा 10 दिन का पहला शिक्षण शिविर। फिर तुरंत ही जस्ट उसके बाद में पुरुष वर्ग और बालक वर्ग का शिविर लगता था। और मैं आपको क्या बताऊं, कितनी बड़ी संयोजना कितने बड़े रूप में होगी, जिनके सुबह शाम के भोजन के प्रबंध से लेकर के आवास तक। इसमें बहुतायत लोग आसपास के जो रहते थे वो आवागमन करते थे, लेकिन बहुतायत जो बाहर के उपस्थित होते थे वो वहीं पर रुकते थे। इतना बड़ा प्रबंध उपस्थिति में मैंने देखा तो मैं भी आश्चर्य कर गया। इतनी उपस्थिति, 7 से लेकर के 8,000 तक की संख्या में महिला और बालिकाएं, अलग अलग क्लासें, अलग अलग क्लासें, अलग अलग विषय, 10 दिन तक परीक्षाएं भी होंगी, रिजल्ट भी खुलेंगे, सब पुरस्कार भी मिलेंगे, आदि आदि। कितना बड़ा प्रबंध। पूजा के समय पूजा, प्रवचन के समय महाराजियों के प्रवचन, कक्षाओं के समय कक्षाएं, आहारचर्या के समय आहारचर्या, सब विधिवत व्यवस्थित। और विशेष विद्वान स्वाध्यायी लोग उपस्थित होते, उनका भी लाभ मिलता। रतनलाल जी बेनाडा जी आगरा वाले, उनकी प्रमुख उपस्थिति में उनके सहयोगी विद्वानों के द्वारा, सांगानेर के जो शास्त्री पंडित जी वगैरह छात्र, उनके द्वारा, मुनि संघ के द्वारा, आदि आदि बड़े रूप में शिक्षण का कार्य संपन्न होता था। और दूसरी शिफ्ट में जब पुरुष वर्ग और बालकों का नंबर, युवाओं का नंबर आता था, तो 3 से लेकर के 4,000 तक की संख्या में पुरुष वर्ग और युवा वर्ग आता था। होता है, पुरुष वर्गों के दायित्व तो ज़्यादा रहते हैं, उन्हें व्यापार आदि सर्विसों का बहुत ज़्यादा रहता है। महिला वर्ग इस मामले में और इस मायने में फ्री जल्दी हो जाते हैं और वो ज़्यादा लाभ लेते। समूह शरण में भी तो तिगुने का फर्क रहता था, तो यहाँ पर भी रहता, लेकिन दोनों की उपस्थिति बराबर अच्छी रहती और भरपूर लाभ लेते। और इस सारे शिविर की संयोजना के रूप में मुनि संघ का मार्गदर्शन तो रहता ही रहता है, क्योंकि दोनों महाराज मुनि संघ एक तरह से महाराष्ट्र कर्नाटक के ही थे, तो उनकी तो मार्गदर्शन और संयोजना ही मूल मानी जाती है, थी भी। लेकिन हम लोगों की उपस्थिति से भी उन सभी को बहुत लाभ मिला। और फिर ब्रह्मचारी तात्या भैया जी, जो नाम आपने सुना है, सुन रखा है, बहुत अच्छे कर्मठ कार्य करता है, आचार्य श्री के लिए समर्पित हैं। उनके पास में ब्रह्मचारियों की बहुत बड़ी टीम है और लगभग 25-30 ब्रह्मचारी भैया इस पूरी संयोजना को 24 घंटे तत्पर रह करके संभालते थे। व्रती लोगों का शुद्ध भोजन अलग, सामान्य शिवरार्थियों का भोजन अलग, सुबह का अलग, शाम का अलग, विद्वानों का अलग प्रबंध, आदि आदि बड़े रूप में संयोजना। और उनको इस संयोजना के लिए समाज बंधुओं से आर्थिक मदद भी मिलती थी, क्योंकि सभी देखते थे कि सीधा सीधा उपयोग ज्ञान यज्ञ के रूप में हो रहा है। बहुत उत्साह से इतने बड़े बड़े शिविर संचालित हुए। मुझे इन शिविरों में 2 शिविर में सम्मिलित होने का अवसर गुरुवर के आशीर्वाद से मिला। और जब इस शिविर की संयोजना हो रही थी तो निर्देश मिला कि बिहार करते करते शिविर में आपको पहुंचना है, पहुंचेंगे, शिविर में सम्मिलित होंगे। क्योंकि शिविरों को संचालित करने का, शिविर लगा करके धर्म लाभ देने का हमारा पुराना अच्छा अनुभव था, क्योंकि हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश में रह करके बेनाडा जी आदि को बुला करके और बहुत सारे विद्वान और सांगानेर के छात्रों के उपस्थित बड़े बड़े शिविर लगाए।
ललितपुर में बहुत बड़ा शिविर लगाया, गोटे गांव में बहुत बड़ा शिविर लगाया, भोपाल में बहुत बड़ा शिविर चतुर्मास के बीच में लगाया, और भी अन्य अन्य जगहों में भी ऐसे शिविर लगाए। तो बड़े बड़े शिविरों को संचालित करने का, उन्हें ज्ञान दान देने का एक अपना पुराना अनुभव था। तो रुचि भी मेरी बढ़ी कि अच्छा अवसर मिला। लंबी यात्रा तो हो रही है, लेकिन ये अच्छा अवसर अपने लिए मिला। और अब कुंभोज बाहुबली के शिविर में तो अभी देरी है, अपन क्या करें, महावीर जयंती सामने आ रही है तो प्रवास तो करना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते विभिन्न ग्राम नगरों से, एक शांगली करके भी बड़ा स्थान है, अभी इस वर्ष मुनि नियम सागर जी का चतुर्मास नेमी नगर कॉलोनी मंदिर में हुआ है। आपके आगम सागर जी, आपके कह दिया, आपके तो नहीं है, वो तो हमारे हैं लेकिन आपके यहाँ चतुर्मास भी किया और आसपास रहे तो स्नेह भाव तो तुम्हारे मन में आता ही है। आगम सागर जी, सहज सागर, पुनीत सागर जी महाराष्ट्र के ही हैं, और दोनों के गांव में हमारा बिहार भी हुआ, और दोनों के घरों पर आहार दान का योग भी बना, और बनाते भी हम लोग। ऐसे घरों में विधि लेकर के नहीं जाते हैं, उस घर का चौका लगना ही हमारी विधि होती है क्योंकि ऐसा महत्व तो रहता है। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा किसी परिवार से किसी की हुई हो, उस परिवार को भी श्रेय जाता है, और हम लोग ऐसा भाव रखते ही हैं। अपने संग से तो संग से, यदि किसी दूसरे संग में भी कोई दीक्षित हुआ है, मुनि पद जैसा लिया है, आर्य का पद जैसा लिया है, तो भी हम लोग वही बहुमान सम्मान देने का भाव करते हैं, क्योंकि त्यागी वृत्तियों का परिवार माना जाता है। सहज उनको सम्मान मिलना भी चाहिए। यूपी में हमारा बिहार हो रहा था, एक संदर्भ याद आ गया, और अलीगंज एटा अलीगंज से करते हुए अलीगंज में हमारा बिहार था अलीगंज नाम बहुत पहले से सुन रखा था, एटा के पास, फिरोजाबाद के पास है। वहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान, इतिहासकार, छानबीन खोजबीन करने वाले बाबू कामता प्रसाद जी हुए हैं। उनके बेटे और उनके बेटे के बेटे पंडितों में बहुत अच्छा नाम वृषभ प्रसाद जी, जो लखनऊ में अभी पदस्थ हैं, अभी सर्विसरत हैं, शासकीय सेवा में हैं, वो अभी हैं। तो जब हमारा वहाँ पर प्रवास हुआ तो बाबू कामता प्रसाद जी तो बहुत पहले से नहीं हैं, उनके बेटे थे। तो उस परिवार से मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन बाबू कामता प्रसाद जी का नाम सुन रखा था, उनके साहित्य को पढ़ा था, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में सबसे प्रेरक और सबसे प्रभावी पुस्तक जो रही, दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि करके ऐसी कोई किताब एक बहुत अच्छी लिखी, दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि। और ये पुस्तक भी तब लिखी गई जब मुनियों के विहार निर्बाध नहीं हो पाते थे, मुगल काल चल रहा था, उसमें संघों को बहुत बाधाएं आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उस समय भी सुविधाएं उतनी नहीं रहीं। ऐसे समय में रियासतें चल रही थीं, और जिस राजा के जो भी नियम कायदे कानून, उसके अनुसार मुनियों को पूरे देश में विहार करना निर्बाध नहीं था। असुविधाएं थीं, बहुत प्रबंध के साथ ही विहार हो पाते थे। विहार होते थे पर प्रबंध के साथ में ही विहार हो पाते थे। उस समय दिगंबर मुनिचर्या, दिगंबर मुनि का पद क्या है, इस महत्व को सभी को दर्शाने के लिए बाबू कामता प्रसाद जी ने बहुत प्रयास किया, और जैनेतर ग्रंथों से बहुत सारे रेफरेंसेस निकाल करके जो बहुत श्रम पूर्वक पुस्तक तैयार की, उसका नाम दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि रखा गया। वह पुस्तक कुछ इस रूप में तैयार हुई, इतनी प्रामाणिक बन पड़ी, इतनी प्रामाणिक बन पड़ी कि समय आने पर
कोर्ट में भी उसे दस्तावेज के तौर पर प्रस्तुत किया जाता रहा और मान्यता मिली। ऐसी पुस्तक हम लोगों के पढ़ने में भी आती थी। विहार करते करते उस गांव का नाम ख्याल आया, पूछताछ भी कि यही वो अलीगंज है जहां पर बाबू कामता प्रसाद जी, हाँ महाराज यही अलीगंज है। उनका परिवार रहता है क्या? हाँ उनके बेटे रहते हैं, परिवार है। क्या स्थिति है, धार्मिक कुछ संस्कार है कि नहीं है? जिज्ञासावश, नहीं महाराज जी अभी मंदिर वगैरह आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा अच्छा, जिज्ञासा भी थी और परिचय भी करना था, परिवारी सदस्य आए तो परिचय कराना। अच्छा अच्छा ठीक है। और मंदिर की वंदना की, थोड़ा सा संक्षिप्त प्रवचन दिया। उसके बाद सभी लोगों ने बैठ करके चर्चाएं की। किसी ने परिचय दिया, ये बाबू कामता प्रसाद जी के परिवार से हैं, ऐसा वैसा। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई। सभी लोग वापस चले गए। आहारचर्या को निकलने का समय आया, कमंडलों में जल भर दिया गया। किसी से पूछा, क्यों भाई कामता प्रसाद जी के परिवार में भी चौकर लगा है क्या? हमारे जी चौकर लगा है। अच्छा अच्छा ठीक, वो समझ गया। तो जिस समय मंदिर से निकले वो आगे आगे था, अपन पीछे पीछे जहां जहां से ले गया बस ख्याल में आ गया। यही तो दर्शनों में थे, पड़गाहन हो गया, आहारचर्या हुई। आहारचर्या के बाद में दोपहर को लोग बैठे हुए थे, सामायिक के बाद किसी ने पूछ लिया, महाराज जी चौके तो बहुत लगे थे, आपकी क्या विधि थी? क्या पूछ लिया, क्या विधि थी? तब विधि क्या बताएं? मैंने भी सहज कहा, मैंने कह दिया जिस विद्वान के द्वारा लिखी गई किताब ने पूरे देश में मुनियों का निर्बाध विहार करा दिया, किताब ने एक रेफरेंस के तौर पर किताब आज भी महत्वपूर्ण बनी है, उस परिवार में यदि चौकर लगे तो उससे बड़ी विधि और क्या होगी? यही सोच करके मैं उनके घर पर आहार करने को गया। उनके परिवार को भी प्रेरणा दी कि तुम्हारे पिताजी का इतना बड़ा योगदान है, धार्मिक परंपरा निरंतर आगे बढ़ाए रखना एक कर्तव्य बनता है। तुम्हारे पिताजी का श्रम स्वाध्याय के रूप में बहुत रहा, और खास करके मुनियों की दिगंबर मुद्रा, दिगंबर चर्या कब से कैसी कैसी आई, उस समय विभिन्न देशों में कब कब कैसे कैसे मुनियों के विहार हुए, दिगंबरत्व का इतिहास जैन जैनेतर ग्रंथों में विभिन्न समुदायों में दिगंबरत्व के प्रति कैसे कैसे मान्यता है, ये सब भी उसमें लिखे गए। पुस्तक उपलब्ध होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। मैंने भी अपना विचार बनाया और कालांतर में आगे चल करके मैंने भी एक बहुत छोटी सी एक पुस्तिका दिगंबर जैन मुनि करके ऐसी लिखी है, वो हिंदी और मराठी दोनों में है। इस तरह से ये अलीगंज का इतिहास याद आ गया। तो बिहार कर रहे थे, महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों में बिहार करते करते सहज सागर जी महाराज तो कौठे सार से थे, तो उनके घर चौका लगा था, आहारचर्या हुई। पुनीत सागर जी महाराज औरंगाबाद सुगंधी परिवार से थे, उनके घर भी चौका लगा था, परिवार परिचित था, वहाँ भी आहारचर्या संपन्न हुई। अभी वर्तमान में तीनों मुनि महाराज नांदरे में चातुर्मास करके आसपास विहार कर रहे हैं, या हो सकता नांदरे में ही हो। इस तरह हम लोगों का विहार होते होते सांगली पहुंचे हम। अब सांगली पहुंचे तो सांगली में समाज ने प्रवचन कराया। अपन तो हिंदी में ही देते रहे, कर्नाटक में भी हिंदी में देते रहे। प्रयास भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि कन्नड़ में प्रवचन करूं या बोलूं या मराठी में बोलूं, क्योंकि हिंदी ही अपनी इतनी स्पष्ट रहती है कि लोगों को और पढ़ी लिखी पीढ़ी को तो अब वो अपनी भाषा भूल जाते जब हम हिंदी में बोलते हैं। तो बीच बीच में थोड़े वाक्य कोई कन्नड़ के, थोड़ी मराठी के बोल दिए, उतने ही वाक्यों में अपना काम चलता है। 2-4 वाक्य बोल दिए, एक आध दो कहावत बता दी, हो गया काम। सांगली में प्रवचन दिया तो हमने चला के पूछा, ये शहर जो है ये सांगली है
या चांगली। चांगली मराठी में कहा जाता है, चांगली यानी अच्छी, अच्छा को चांगली कहते हैं। तो ये सांगली है या चांगली? तो लोग, किसी ने कहा सांगली, तो हमने कहा सांगली है तो चांगली नहीं है क्या? ये सिटी चांगली नहीं है। अब कोई कहने लगे चांगली है, तो हमने कहा चांगली कैसे, तुम्हारे यहां तो लिखा हुआ सांगली। अब चांगली सांगली में थोड़ा हमने घुमाया समाज को। एक बताओ, दो बातें मत बताओ, एक बताओ सांगली है कि चांगली, सांगली है कि चांगली? तो उसमें से एक खड़े होके कहते हैं, महाराज जब तक मुनि महाराज रहते हैं यहाँ पर तो ये सांगली है, और महाराज जी चला जाए चांगली है, और महाराज जी चले जाते हैं तो फिर ये सांगली रह जाती है, चांगली नहीं रहती है। महाराज आते जाते हैं तो चांगली लगती है, और महाराज जी गए तो सांगली, सांगली बचा क्या है? बराबर उत्तर दिया। सांगली से विहार करते हुए अक्षय सागर जी महाराज जी, कभी ग्राम पड़ता था वहां भी गए, आहारचर्या उनके घर पर संपन्न हुई। वहां से विहार करते हुए ऐसी जगह से मैंने प्रवेश करने का भाव बनाया कि कर्नाटक में प्रवेश करें तो सदलगा ही पहले पढ़ना चाहिए, और सदलगा ग्राम में प्रवेश किया। महावीर जयंती का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न कराया, और वहाँ से फिर कुछ समय प्रवास करके मंदिरों की अच्छी वंदना, स्वाध्याय आदि का लाभ लेकर देकर पवित्र भूमि पर अपना प्रवास, स्वाध्याय साधना करके शिविर में हम लोग सम्मिलित हुए। ये सम्मिलित होने का वर्ष कौन सा था? सन 2009 का वर्ष था, और ग्रीष्मकालीन उस शिविर में अच्छा लाभ दिया गया। इस शिविर में मुनि नियम सागर जी का संघ था, अक्षय सागर जी महाराज जी का संघ था, मैं और एलक जी निश्चय सागर जी महाराज जी थे। प्रशांत सागर, निर्वेक सागर जी महाराज जी दोनों का भी विहार उस समय महाराष्ट्र में हो रहा था। उन दोनों को भी निर्देश मिले, दोनों महाराज जी भी उपस्थित हुए। दोनों महाराज जियों के अलावा विनीत सागर जी, चंदापुर सागर जी महाराज जी का भी विहार उस तरफ हो रहा था, उनको भी निर्देश मिले, वो भी उपस्थित हुए। इसी के साथ महाराष्ट्र में ही और मुनि संघों के विहार होते रहते थे। एक आचार्य सन्मति सागर जी नाम से भी एक आचार्य महाराज वहाँ पर हुए हैं। आचार्य श्री के प्रति बहुत अच्छा भाव रखते थे, मार्गदर्शन भी लिया। जब वो गृहस्थ अवस्था में व्रती बने और ब्रह्मचारी जैसे बने, तो अपने परिवार के साथ आके आचार्य श्री को चौका भी लगाते थे, आहार भी देते थे। आचार्य श्री के तत्व से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने संग में भी मुनियों की, आरिकाओं की चर्या भी आचार्य श्री का अनुकरण करते हुए, आचार्य श्री अपनी तरफ से क्या वो तो आगमुक्त करते हैं, उसका पालन भी अपने संग से कराते हैं। इस तरह से आचार्य श्री का स्नेह भाव भी उनके प्रति रहा, उनके संग के प्रति आज भी है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।